नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। और पिछले वीडियो में हमने खनिज पढ़ना शुरू किया था और आज हम बात करेंगे ईंधन, फ्यूल। ईंधन अर्थात फ्यूल। ईंधन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वाटर गैस H2CO, कोल गैस CO H2CO2 प्लस CH4। फिर प्रोड्यूसर गैस अर्थात ईंधन गैस, इसमें N प्लस CO प्लस CO2 प्लस CH4। हम बात करते हैं LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक होता है CNG और एक होता है PNG। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और PNG पाइप्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस अर्थात जो पेट्रोलियम के साथ में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, सिर्फ उसका संग्रह किया जाता है और यदि वहीं से पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचा दिया जाए तो पाइप्ड नेचुरल गैस, और उसको कंप्रेस करके सिलेंडरों में यदि लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए तो वो क्या कहलाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और PNG पाइप्ड नेचुरल गैस। अब हम बात कर रहे हैं LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरेलू ईंधन के रूप में जो सिलेंडर में लाई जाती है। तो LPG का जो मुख्य घटक होता है वो है ब्यूटेन प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। और रंगहीन गंधहीन गैस होती है, लेकिन हम देखते हैं घरों में तो जो सिलेंडर का रेगुलेटर यदि खुला रह जाए, कहीं से गैस लीकेज हो जाए तो उसकी अलग सी गंध आती है। क्यों आती है ये? मरकैप्टन, एक तत्व पदार्थ मिलाया जाता है ताकि उसकी स्मेल से हमें पता चल जाए कि हमारे यहाँ गैस लीकेज हो रही है। मरकैप्टन याद रखना, एथाइल मरकैप्टन। गंध का कारण क्या है? थियोफेन एथाइल मरकैप्टन। इसी प्रकार जो LPG का फार्मूला है CnH2n प्लस 2 अर्थात एल्केन, और CNG इसमें 90% मीथेन होती है। मीथेन प्लस एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, सबको पता है। पेट्रा धन ओलियम अर्थात चट्टानों से निकाला हुआ तेल। तो पेट्रोलियम क्या है? एक ईंधन खनिज है जो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, वहीं से निकाला जाता है। और सबसे पहले जो है USA के पेंसिल्वेनिया से पेट्रोलियम की खोज हुई थी और इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है। प्रभाजी आसवन के माध्यम से पेट्रोलियम में से अलग अलग घटकों को अलग अलग कर लिया जाता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग घटक प्राप्त हो, तो ये क्वेश्चन बनता है प्रभाजी आसवन का। तो जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस, तो वो सबसे पहले 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर नेचुरल गैस प्राप्त होती है। फिर है ईथर, और ये 30 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पेट्रोल ये प्राप्त होता है 70 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पेट्रोल 70 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंजाइन की बात करें तो 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कैरोसिन 150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 50% लगभग कैरोसिन। ठीक। इसके बाद में डीजल 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में डीजल प्राप्त होता है। इतने टेम्परेचर पे प्रभाजी आसवन किया जाता है और उससे अधिक टेम्परेचर पर फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, लुब्रिकेंट है, वैसलीन है, पैराफिन मोम है, पिंच है, ये सब प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं?
तो नेचुरल गैस, ईथर, पेट्रोल, बेंजाइन, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट, वैसलीन, पैराफिन, मोम, पिंच आदि। अब TEL टेट्रा एथिलेट, TEL टेट्रा एथिलेट, तो ये अपस्फोटन रोधी यौगिक होता है, अपस्फोटन रोधी यौगिक होता है और इसका प्रज्वलन ताप जो होता है 44 डिग्री सेंटीग्रेड, 44 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, कोई बता दो आप लोगों में से, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, जल्दी बताओ। 159 एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। कोयला हम इससे पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। कोयला भी एक ईंधन खनिज है, कार्बन का पररूप है और ये भी अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। पेड़ पौधे वगैरह जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब जमीन के अंदर धरातल में दब जाते हैं तो लाखों वर्षों के बाद में उच्च ताप दाब के कारण संपीड़ित होकर जो है वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कोयला पेट्रोलियम में दोनों जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं और इनके दहन के ऊपर प्रतिबंध है। इनके दहन से वायु जो है वो प्रदूषित होती है। तो कोयले के 4 रूप मुख्य रूप से एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा 90% तक पाई जाती है। बिटुमिनस इसमें 70 से 80% पाए जाते हैं। लिग्नाइट 50 से 70% तक और पीट 40 से 60% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं अल्कोहल। देखो शांतनु जी कितना हंस रहे हैं अल्कोहल का नाम सुनते बराबर। अल्कोहल स्टार्च युक्त पदार्थों से निर्मित, स्टार्च युक्त पदार्थों से निर्मित। मैथिल अल्कोहल क्या होता है? मैथिल अल्कोहल बोलते हैं ना, शराब पीकर लोग बाग खत्म हो गए 10-20 इकट्ठे, मैथिल अल्कोहल। हाँ, CH3OH मैथिल अल्कोहल, CH3OH विषैला होता है। ये कैसा होता है? विषैला। फिर है एथिल अल्कोहल। ये मैथिल अल्कोहल अलग है, एथिल अल्कोहल अलग है। ये क्वेश्चन बना था, PSC ने पूछा था, शराब में कौन सा घटक पाया जाता है? तो एथिल अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH मादक द्रव्य में उपयोग होता है और औषधियों में इसका उपयोग होता है। अब मुझे बताएं जरा, बियर और विस्की कैसे बनती है? बियर और विस्की सरिता बताएगी। नहीं पता? अंगूर से तो नहीं बनती, अंगूर से तो और कुछ बनेगा। बियर और विस्की बनती है जौ से। कैसे बनती है? जौ से। चावल में मिलती है ना जौ, वो जौ से। वाइन, शैंपेन और ब्रांडी अंकित कैसे बनती? हाँ, उस दिन लेके घूम रहे थे ना, बताओ जल्दी से कैसे बनती है? अरे अब सुना ही नहीं आ रहा। वाइन, शैंपेन, ब्रांडी ये अंगूर से बनती है। वाइन, शैंपेन और ब्रांडी। शैंपेन फ्रांस में अंगूर से बनती है। रम कैसे बनती है? शीरा, गन्ने की जो खोई होती है ना शीरा, उससे रम। उसी प्रकार जिन ये मक्के से बनती है। और साइडर ये कैसे बनती है? सेब, एप्पल से बनती है साइडर। पावर अल्कोहल क्या है? पावर अल्कोहल तो अल्कोहल 95%, फिर इसमें 5% बेंजीन या ईथर मिला दिया जाता है, तो क्या बनता है? पावर अल्कोहल। समझ तो रहे ना आप लोग? तो C2H5OH 95%, 5% क्या मिलाया जाता है इसमें? बेंजीन या ईथर 5%। और पावर अल्कोहल का उपयोग किया जाता है हवाई जहाजों में प्रयुक्त ईंधन के रूप में। हवाई जहाज में प्रयुक्त ईंधन के रूप में। डिस्टिल्ड स्पिरिट क्या होता है? डिस्टिल्ड स्पिरिट, इसमें 95% अल्कोहल होगा, C2H5OH 95%,
प्लस 5% क्या मिला देंगे इसमें, पानी, 5% पानी। एल्कोहल में जल की मात्रा पता करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई? एल्कोहल जो है ये असली है या नकली है कि पानी भर के तो नहीं दे दिया, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे? सबको पता होना चाहिए, ये तो डेली यूज़ वाली चीज़ है लोगों की, सबको पता होना चाहिए कि असली है नकली है क्या है। तो एल्कोहल में जल की मात्रा पता करने के लिए निर्जल कॉपर सल्फेट CuSO4 में मिलाया जाता है, CuSO4 मिलाया जाता है। यदि पानी मिला होगा तो नीला हो जाएगा, अन्यथा नहीं। अब कौन कौन करके देखेगा, मैसेज करके बताना मुझे। अब हम देखते हैं कांच, ये भी इससे संबंधित भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ग्लास, कांच, कांच क्या है? कांच अतिशीतित द्रव का अक्रिस्टलीय रूप है। कांच क्या है? कांच अतिशीतित द्रव का अक्रिस्टलीय रूप है। कैसे बनाया जाता है? NaCO3 प्लस SiO2, जल कांच। क्या बताया? NaCO3 प्लस SiO2 जल कांच, और दूसरा है NaCO3 प्लस CaCO3 कांच। और भी यदि देखें तो कांच दो प्रकार के होते हैं वैसे तो, मुख्य रूप से मृदु कांच और कठोर कांच। इसके अलावा भी है जैसे फ्लिंट कांच, क्रुक्स कांच, पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच। तो सोडा कांच या मृदु कांच की बात कर रहे हैं, सोडा कांच या मृदु कांच। दैनिक प्रयुक्त उपकरण, बोतल, ट्यूबलाइट आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मृदु कांच का उपयोग काय में? दैनिक प्रयुक्त उपकरण, बोतल, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में काय का? मृदु कांच का उपयोग, तभी तो जल्दी से चटक जाता है, टूट जाता है। इसी प्रकार पोटाश कांच या कठोर कांच, कठोर कांच का उपयोग अग्नि शमन उपकरण बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच का उपयोग लेंस, कैमरा, दूरबीन, विद्युत बल्ब आदि बनाने में किया जाता है। फ्लिंट कांच का देखो, ट्यूबलाइट बनाने में सोडा कांच है, मृदु कांच, लेकिन विद्युत बल्ब बनाने में फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। धूप का चश्मा बनाने में काय का उपयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच, सनलाइट है। तो धूप का चश्मा बनाने में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। और इसी प्रकार प्रयोगशाला उपकरण बनाने के लिए पायरेक्स कांच, प्रयोगशाला उपकरण बनाने के लिए पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। अब देखो जो खिड़कियों में की कांच लगता है, देखो अलग अलग रंग के बने हुए होते हैं। यहां पे भी क्वेश्चन फंसता है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है यहां से, और लोग बहुत गलत भी करते हैं। तो सही कैसे करें? सही करने के लिए याद करना पड़ेगा। तो लाल कांच बनाने के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाया जाता है। अंकित सुन रहे ध्यान से, लाल कांच बनाने के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड का उपयोग, नीला कांच बनाने के लिए क्यूप्रिक ऑक्साइड, लाल के लिए क्यूप्रस और नीले के लिए क्यूप्रिक ऑक्साइड। हरा कांच बनाने के लिए फेरस ऑक्साइड, हरा कांच बनाने के लिए फेरस ऑक्साइड। काला कांच बनाने के लिए फेरिक ऑक्साइड। अमरदीप, क्या? हरा कांच बनाने के लिए फेरस और काला कांच बनाने के लिए फेरिक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सफेद कांच बनाने के लिए टीन ऑक्साइड, सफेद कांच बनाने के लिए टीन ऑक्साइड, और बैगनी रंग का कांच बनाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। शायद ही पढ़ा हो किसी ने अभी तक। फिर से बता रहा हूं मैं, लाल कांच बनाने के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड, नीला कांच बनाने के लिए क्यूप्रिक ऑक्साइड, हरा कांच बनाने के लिए फेरस ऑक्साइड, काला कांच बनाने के लिए फेरिक ऑक्साइड, सफेद कांच बनाने के लिए टीन ऑक्साइड, और बैगनी कांच बनाने के लिए मैग्नीज डाई ऑक्साइड कांच का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे सीमेंट। सीमेंट किसने खोज की थी इसकी, किसने बनाया था सबसे पहले सीमेंट? जोसेफ स्वीडन, वैसे ऑस्पिडन भी लिखा हुआ मिलेगा, जोसेफ स्वीडन। कैल्शियम सिलिकेट तथा कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण है। सीमेंट क्या है?
कैल्शियम सिलिकेट तथा कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण है। जल के साथ कोलाइड विलयन बनाता है तथा बाद में कड़ा हो जाता है। जल के साथ क्या कोलाइड विलयन बनाता है तथा बाद में कड़ा हो जाता है। तो सीमेंट के प्रमुख घटक क्या क्या है, काय से बनाया जाता है सीमेंट? जैसे मध्य प्रदेश में सतना, कैमूर आदि में सीमेंट बनाया जाता है, कैमूर। तो जैसे इसका महत्वपूर्ण घटक क्या होगा? चूना। क्या है? चूना। चूना कटनी वगैरह चूना नगरी कहलाता है ना। तो चूना 62% क्या पाया जाता है इसमें? चूना। एल्यूमिना 7.5%, 22% तक सिलिकेट, 22% तक सिलिकेट। मैग्नीशियम पाया जाता है 2.5%, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है 2.5% और सल्फर ऑक्साइड पाया जाता है 1.5%। अब कुछ सीमेंट ऐसे होते हैं जो जल्दी जम जाते हैं और कुछ सीमेंट ऐसे होते हैं जिसमें जमते समय दरार पड़ जाती है। तो कारण क्या है? तो ये घटक क्या हो जाते हैं? कम ज्यादा होने के कारण इसमें ये दिक्कत आती है। जैसे चूना अधिक होने पर, चूने की मात्रा यदि ज्यादा कर दी जाए, 70, 75, 80% कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? दरारें पड़ जाती है। बोलते हैं ना घटिया सीमेंट लगा दिया इन्होंने, तो जमते समय दरार पड़ जाती है। काय के कारण? दीक्षा चूने की मात्रा अधिक होने पर। जैसे चूने की मात्रा अधिक होती है पान में तो मुंह जल जाता है ना हमारा, वैसे ही सीमेंट में यदि चूना की मात्रा ज़्यादा हो तो क्या हो जाता? जमते समय ही उसमें दरारें पड़ जाती है। इसी प्रकार एल्यूमिना अधिक होने पर क्या होता है? शीघ्र जमना शुरू हो जाता है, शीघ्र जम जाता है एकदम। जैसे बारिश के दिनों में छत डालते हैं तो ये वाले सीमेंट का उपयोग किया जाता है जिसमें एल्यूमिना ज़्यादा होता है, तो जल्दी जम जाता है। बारिश हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार आयरन ऑक्साइड कम होने पर सफ़ेद कलर कैसा हो जाता है? एकदम सफ़ेद। और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर कैसा दिखेगा? वो काला। मोर्टार क्या है? मोर्टार, मोर्टार, मोर्टार सीमेंट बालू प्लस पानी का मिश्रण। सीमेंट बालू प्लस पानी का मिश्रण। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? मसाला। सीमेंट बालू प्लस पानी प्लास्टर करने के लिए बना था मोर्टार। कंक्रीट क्या है? कंक्रीट मतलब सेंटरिंग के समय क्या क्या होगा इसमें? सीमेंट, बालू, पानी और गिट्टी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, तो उसे क्या बोलेंगे? कंक्रीट। तो याद रखना मोर्टार क्या है, कंक्रीट क्या है। मोर्टार में क्या है? सीमेंट, बालू और पानी, प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे औषधियां अर्थात ड्रग्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवाणु तथा कवक आदि से निर्मित जो दूसरे प्रकार के जीवाणु तथा कवकों को नष्ट करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। एंटीबायोटिक कहलाते हैं। जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक, सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा खोजा था? पेनिसिलिन। किसने खोजा था रवि सर? पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विश्व युद्ध के समय की बात है। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। इसके अलावा यदि और कोई एंटीबायोटिक का नाम कोई बताना चाहे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक। ये क्या है? एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा? एंटीबायोटिक जो सूक्ष्म जीवाणु तथा कवक आदि से निर्मित जो दूसरे प्रकार के जीवाणु तथा कवकों को नष्ट करती है, उनकी वृद्धि को रोकते हैं। जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि। अब एंटीसेप्टिक लिस्टर, कॉच, सैमेल्विस जीवाणु को मारने या वृद्धि रोकने, घाव भरने में विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं। और इसमें होता है आयोडीन, फिनाइल, फार्मेडिलेहाइड आदि।
भाई एंटीपायरेटिक्स क्या है? एंटीपायरेटिक्स, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक किसी को पता है क्या क्या होता है? हेमलता, दीक्षा, एंटीपायरेटिक, हेमलता को पता होना चाहिए, नहीं पता। एंटीपायरेटिक अर्थात दर्द निवारक, बुखार उतारने वाली दवाई, जैसे जैसे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल दर्द निवारक की है, ठीक। फिर है एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स अर्थात एनेस्थीसिया, निषेचक जिसे कहेंगे। निषेचक में मुख्य घटक जो होता है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। प्रथम निषेचक के रूप में प्रयुक्त हुआ था मोर्टर, मोर्टर, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, जहर कुरानी बोलते ना। ट्रेन में जब सोते हैं तो वो सोए के सोए रह जाते हैं, घरों में लोग बाग सोते हैं, चोर चोरी करके चल जाते हैं और इनकी नींद ही नहीं खुलती, तो बोलते कुछ खिला दिया था, तो वो क्या कर देते हैं, उनको क्लोरोफार्म सुंघा देते हैं, तो सोए के सोए रह जाते हैं। फिर प्रथम सल्फान्यूमाइड, सल्फा ड्रग्स की बात करें तो प्रथम सल्फान्यूमाइड, न्यूमाइड क्या होता है? जो जीवाणु के प्रति अत्यधिक प्रभावी होते हैं। तो कुनैन, कुनैन कैसे प्राप्त होती है? सिनकोना से। और वेरोनॉल, वेरोनॉल यूरिया से। बर्नॉल जिसे के बर्नॉल की बात करें, यूरिया से बनता है। इसी प्रकार एस्प्रीन, एस्प्रीन, एस्प्रीन कैसे बनता है? एस्प्रीन, एस्प्रीन ये बनता है एसिटिक एल हाइड्रोक्साइड से। सैकरिन बेंजोइक एसिड से, सैकरिन बेंजोइक एसिड से। अब ड्रग्स के बाद हम बात करेंगे उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, रासायनिक खाद की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं। खाद तो हमारे यहाँ बहुत पहले से बन के आया, लेकिन वो प्राकृतिक विधियों द्वारा बनाया जाता था। लेकिन जब वही खाद जो है वो रासायनिक केमिकल्स का उपयोग करके कारखानों में बनने लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर्स। पर्णहरित निर्माण, प्रकाश संश्लेषण, पौधों का विकास आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजनी उर्वरक का उपयोग क्या है? नाइट्रोजन वाले उर्वरक तो पर्णहरित निर्माण में, प्रकाश संश्लेषण में, पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। और नाइट्रोजन उर्वरक की कमी हो जाए तो क्या होगा? पत्तियां पीली पड़ जाती है और इसे फल फूल नहीं लगते। पत्तियां भी पीली पड़ जाएगी, फल फूल नहीं लगते। और लगातार प्रयोग से क्या होता है? मिट्टी अम्लीय होगी या क्षारीय होगी? बताओ किसान आदमी अंकित। लगातार नाइट्रोजन उर्वरक का अधिक उपयोग किया जाए तो मिट्टी अम्लीय होगी या क्षारीय होगी? अम्लीय होगी। मिट्टी क्या हो जाएगी? अम्लीय होगी। सर्वोत्तम उर्वरक की बात करें तो वह कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। और एक यूरिया होता है NPK, NPK एक उर्वरक है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, NPK। तो नाइट्रोजन काय के लिए जरूरी है? पत्तियों के लिए, P जड़ों के लिए, और K काय के लिए जरूरी है? तने के लिए। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करेगी, जड़, जीवाणु, तना, कीट, रोग, सूखा। अब हम फास्फेट उर्वरक की बात कर रहे हैं। फास्फेट वाले उर्वरक की जरूरत क्यों पड़ती है? नाइट्रोजनी उर्वरक अभी हमने पढ़ लिया। अब फास्फेटी उर्वरक की बात करें तो जड़ों के विकास के लिए, दलहनी फसलों में जीवाणुओं से रक्षा के लिए, कली, फूल, फल, बीजों आदि का विकास करने के लिए फास्फेटी उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। और इसकी कमी से क्या होगा? फास्फेटी उर्वरक की कमी से पत्तियां छोटी रह जाना, पौधों की वृद्धि में रुकावट, फलों का देर से पकना, फलों का देर से पकना। हम पोटास की बात करें
पोटास उर्वरक, तो इससे तने की मजबूती होती है, पोटास से तने की मजबूती, कीट व रोगों से प्रतिरक्षा और सूखे से बचाव, सूखे से बचाव। अब ये जो फल होते हैं, ये कोई फल कड़वा होता है, कोई तीखा होता है, कोई मीठा होता है, तो इसका कारण क्या होता है? जैसे मूली, मूली में तीखापन होता है, काय के कारण होता है मूली का तीखापन? सब लोग मूली खाते हैं, बताता कोई नहीं है ना? गुड। इसमें होता है आइसोसाइनेट, मूली में क्या होता है? आइसोसाइनेट। मिर्च में कैप्सिन, मिर्च में तीखापन का कारण क्या है? कैप्सिन। आंवले में खट्टेपन का कारण टैनिन, टैनिन क्या होता है? टैनिन। करेले में कड़वेपन का कारण, करेला जो है पहले मीठा होता था दीक्षा, पहले कैसा होता था? मीठा, वो कड़वा कैसे हो गया? हाँ नहीं, वो क्या, नीम के पेड़ के साथ उसकी मित्रता हो गई, नीम के पेड़ के साथ उसकी मित्रता हो गई, तो वो क्या बन गया? कड़वा हो गया। तो इसलिए जैसे वैसे ही रहो। तो करेला का कड़वेपन का कारण है मेमोडिकोसाइट, मेमोडिकोसाइट, मेमोडिकोसाइट। अरबी, अरबी का जो स्वाद होता है वो है कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण, काय के कारण? कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण। अब हम बात करते हैं वसा की, और वसा का मुख्य घटक, वसा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन से? संतृप्त और असंतृप्त। वैसे वसा 2 प्रकार की होती है, पादप वसा और जंतु वसा, पादप वसा और जंतु वसा। जंतु वसा कौन कौन सी है? घी, घी, घी वगैरह क्या है? जंतु वसा है। दूध, दही, घी, इससे जो वसा प्राप्त होती है वो कौन सी वसा है? या मांस के सेवन से जो वसा प्राप्त होती है वो जंतु वसा है। लेकिन पौधों से वनस्पति वसा कौन सी है? डालडा, ऑयल, जितने भी प्रकार के ऑयल है, चाहे सोयाबीन की बात करें, मूंगफली के ऑयल की बात करें, सरसों के तेल की बात करें, सूरजमुखी, सनफ्लावर की बात करें, ये जितने भी ऑयल है वो सब क्या है? वनस्पति वसा है। तो उच्च वसीय अम्लों का ग्लिसरॉल से बनने वाला एस्टर क्या है? तेल या वसा, तेल या वसा। तेल या वसा क्या है? उच्च वसीय अम्लों अर्थात उच्च वसीय असंतृप्त अम्लों का ग्लिसरॉल के साथ बनने वाला एस्टर है। वे ग्लिसरॉल जो साधारण ताप अर्थात 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में होते हैं तेल, तथा जो ठोस अवस्था में रहते हैं उसे वसा कहते हैं। बस तेल और वसा में इतना सा अंतर है, बड़ा सरल सा अंतर है, कभी नहीं याद ही नहीं हुआ होगा अभी तक, अब याद हो जाएगा। पैमाना क्या है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वे ग्लिसरॉल जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं तेल हैं, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वो क्या है? वसा। वो क्या है? वसा कहलाते हैं। जिन तत्वों में ग्लिसरॉल की मात्रा अधिक होती है वे वायु में ऑक्सीकृत होकर जल्दी सूख जाते हैं, जैसे अलसी का तेल, अलसी का तेल जिसमें ग्लिसरॉल की मात्रा अधिक होती है वे वायु में ऑक्सीकृत होकर जल्दी सूख जाते हैं, जैसे अलसी का तेल। क्या रंग होता है तेल और वसा का? रंग कैसा होता है? हाँ, तेल और वसा का कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है, लेकिन जो अशुद्धियां होती है उसके कारण इसका रंग कैसा होता है? पीला, कैरोटीन वगैरह अशुद्धियां, अशुद्धियों के कारण रंग कैसा होता है? पीला। अब वैसे शुद्ध तेल जो हो, शुद्ध वसा हो, इसका कोई रंग नहीं होगा, ये रंगहीन पदार्थ है।
अब हम बात करते हैं कृत्रिम वनस्पति घी। कृत्रिम वनस्पति घी एनआई की उपस्थिति में तेल को 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके बनाया जाता है, तो उससे क्या बनता है? डालडा। और लोग बाग झूठ बोलते रहते, बेवकूफ़ बनाते रहते, बोलते ऊंट के दूध से डालडा बनता है। ये गलत बात है। इतना महंगा थोड़ी बनता है। कैसे बनता है? तेल से बनता है। कैसे? एनआई की उपस्थिति में तेल को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्या बन जाता है? ये डालडा बनता है। इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर तेल दानेदार ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए डालडा मतलब हाइड्रोजनीकरण की क्रिया है। हाइड्रोजनीकरण क्लियर एकदम। तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर तेल दानेदार ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजनीकरण की क्रिया कहलाती है। खाद्य वसा का गलनांक मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए, मानव शरीर के ताप से कम होना चाहिए। मानव शरीर का ताप कितना है? सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लगभग 27-28 डिग्री होना चाहिए, अन्यथा पेट में विकार उत्पन्न करता है। अब मोम क्या है? मोम वसीय अम्लों वसाओं के जल अपघटन द्वारा बनता है और बाजार में बिकने वाला मोम रिटलेरिन कहलाता है। रिटलेरिन। इसी प्रकार कार्नोबा, ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा भी ना, कार्नोबा पढ़ा ना अंकित? अफ्रीका के जब जंगल पढ़ रहे थे तब कार्नोबा। तो ताड़ के पत्तों से कार्नोबा, ताड़ के पत्तों से क्या प्राप्त होता है? कार्नोबा। पैराफिन वैक्स, ये भी एक प्रकार का मोम है और ये कैसे बनता है? पैराफिन वैक्स अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। हाइड्रोकार्बन से अर्थात पेट्रोलियम के भंजक आसवन से ये प्राप्त होता है। अब हम प्लास्टिक, रबर और रेशा इसकी बात करेंगे। तो प्लास्टिक क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बहुलक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बहुलक। प्लास्टिक क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बहुलक। और इसमें है सबसे पहला प्लास्टिक के रूप में हम पढ़ेंगे पॉलीथीन। ये क्वेश्चन भी बनते हैं। देखो हम बड़े सरल तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है, चूज करना कठिन हो जाता है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा, किसको पकड़े किसको छोड़े। तो पॉलीथीन अर्थात एथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक? एथिलीन का बहुलक है और इस पर अम्ल या क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता। पैकिंग, पन्नी, बोतल, बाल्टी, पाइप, खिलौने आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिल्म अर्थात नेगेटिव जिसे कहते हैं, बरसाती, सीट कवर आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर बेकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। रेडियो, टेलीविजन का कवर आदि बनाने में इसका उपयोग क्या है? वो बेकेलाइट काला काला होता है ना, टूटता नहीं है, वो वाला बेकेलाइट। ठीक। अब पॉलीथीन, प्लास्टिक के हमने 3 रूप पढ़े, पॉलीथीन, पीवीसी और बेकेलाइट। अब हम बात करते हैं रबर की। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपीन C5H8 का बहुलक है। प्रोपीन, आइसोप्रोपीन C5H8। तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रोपीन अर्थात C5H8 का बहुलक है। वल्कनीकरण के लिए सल्फर S5 और कठोरता के लिए कार्बन C। कृत्रिम रबर की यदि हम बात करें, कृत्रिम रबर, अभी तो हमने प्राकृतिक रबर पढ़ा,
और प्राकृतिक रबर कैसे, आइसोप्रोपिन C5H8 का बहुलक होता है और किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, वल्कनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। और कठोरता के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। रबर की कठोरता के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। अब हम कृत्रिम रबर की बात करें तो मैथ्यूस हैरिस, खोज किसने की थी कृत्रिम रबर की, मैथ्यूस हैरिस द्वारा। और एसिटिलीन के संश्लेषण से बनता है, ये एसिटिलीन के संश्लेषण से बनता है। टायर, जो गाड़ी मोटर इनके जो टायर होते हैं, वो जूते के सोल आदि जो होते हैं वो कृत्रिम रबर है। अब हम रेशे की बात करते हैं। पहले हमने प्लास्टिक पढ़ा, फिर रेशा पढ़ा, रबर पढ़ा, अब रेशा। रेशा भी दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक रबर में, प्राकृतिक रेशे में रेशम, ऊन, चमड़ा, रेशम, ऊन, चमड़ा। प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक कौन है, कोई भी बता दो, आप लोगों में से कोई बता सकता है। अंकित बोलो, प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक क्या है? हाँ अमरदीप पता है? प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन जैसे कपास, जूट, ये इसमें क्या, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। तो रेशम, ऊन, चमड़ा ये प्राकृतिक रेशा है और इसका मुख्य घटक प्रोटीन है। फिर कपास, जूट ये भी प्राकृतिक रेशा है, लेकिन इसका मुख्य घटक क्या है, सेल्यूलोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट। कृत्रिम रबर की बात करें तो नायलॉन, कृत्रिम रेशा, रबर नहीं रेशा, कृत्रिम रेशा कौन सा है, नायलॉन। और इसका मुख्य घटक क्या है, पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड। और इससे क्या बनाया जाता है, नायलॉन से टूथब्रश, रस्सी, टायर, जाल, पैराशूट का कपड़ा आदि। और मानव द्वारा संश्लेषित यह प्रथम रेशा था। दूसरा कृत्रिम रेशा है रेयॉन, रेयॉन। और ये सेल्यूलोज, कागज या लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है। कपड़ा, कॉलिन का निर्माण आदि बनाया जाता है। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर तीसरा कृत्रिम रेशा जो है पॉलिएस्टर, और इसमें OHCOOH समूह के एस्टर का बहुलक है। कपड़ा, अग्निशमन, हौज पाइप आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे साबुन। सब लोग उपयोग करते हैं। साबुन कितने प्रकार का होता है सरिता? साबुन कितने प्रकार का होता है सरिता? नहीं पता? अरे इतना तो पता होगा, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, हाँ बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े धोने का साबुन। ये तो साबुन के प्रकार, इतना तो सबको पता होना चाहिए। हाँ? पहले शुरुआत में सनलाइट साबुन आता था। कौन सा? सनलाइट, 2 in 1, नहाने के भी काम में आता था, कपड़े धोने के भी काम में आ जाता था। तो साबुन, इसे तेल तथा वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है। तो साबुन का मुख्य घटक क्या होता है, तेल या वसा। तेल तथा वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है। तेल या वसा प्लस NaOH, NaOH नहाने का साबुन। मैंने बताया ना साबुन 2 प्रकार का होता है। तो क्या, तेल या वसा प्लस NaOH तो नहाने का साबुन, और तेल या वसा प्लस KOH तो फिर कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन। और कपड़े धोने के लिए एक पाउडर भी आता है, पाउडर, और इसे क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट क्या है, तो यह लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं तथा श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह होता है। यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं बनाता। जो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं बना था। इसका प्रयोग मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में किया जा सकता है। साबुन का उपयोग जो है सिर्फ मृदु जल में किया जाता है, कठोर जल में नहीं। लेकिन डिटर्जेंट का जो उपयोग होता है कठोर जल, मृदु जल दोनों में किया जा सकता
है। अब छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा मैं यहाँ पे। तो कृत्रिम वर्षा हेतु काय का उपयोग किया जाता है? AgI, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा हेतु काय का उपयोग? सिल्वर आयोडाइड। एक्जिमा उपचार में काय का उपयोग किया जाता है? एक्जिमा, खाज खुजली, दाद खाज खुजली, इसका उपयोग काय के लिए? एक्जिमा उपचार में काय का उपयोग? लेड एसीटेट, काय का उपयोग किया जाता है? लेड एसीटेट। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग पेस्ट बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, ब्रश नहीं, टूथपेस्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, तभी तो दांतों को मजबूती देगा कैल्शियम। ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका उपयोग बेकरी में किया जाता है और अग्निशमन में भी इसका उपयोग किया जाता है। रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? रणनीतिक धातु टाइटेनियम। किसको कहते हैं? टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं, क्योंकि ये संचारण के प्रतिरोधी होते हैं। संचारण इसमें नहीं होता, क्षरण नहीं होता इस पर, हवा पानी अम्ल ये कोई भी इसके ऊपर क्रिया नहीं करते। द्रव सोडियम का प्रयोग नाभिकीय संयंत्रों में खालिस्तान के रूप में किया जाता है, तो शीतलक के रूप में। काय के रूप में किया जाता है? शीतलक के रूप में। द्रव में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दूध में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। मानव में तांबे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। और 18 कैरेट सोने का 18 भाग सोना और शेष भाग अन्य तत्व होता है। हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का विखंडनी तत्व कौन सा था? किस चीज का विखंडन हुआ था वहां पे? हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। प्लूटोनियम, काय का? प्लूटोनियम। आतिशबाजी में लाल रंग के लिए, यह अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, लाल रंग नहीं जी, स्ट्रांशियम, SR स्ट्रांशियम। और हरे रंग के लिए बेरियम, BA बेरियम। प्याज व लहसुन में गंध का कारण क्या है? सल्फर। क्या है? सल्फर। प्याज व लहसुन में गंध का कारण सल्फर। कैंसर उपचार में कौन से रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कैंसर उपचार में कौन से रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 पढ़ा तो होगा आपने, कोबाल्ट का। वायुयान निर्माण में प्रयुक्त धातु है ड्यूरेलियम, पैलेडियम आदि। प्रकृति में रेत तथा पत्थर में पाया जाता है और इसका प्रयोग आईसी चिप निर्माण में किया जाता है, इंटीग्रेटेड चिप निर्माण में किया जाता है। सिलिकॉन, कौन सा घटक है वो? सिलिकॉन। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशु वीर्य खालिस्तान में रखा जाता है, तो द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। नाइट्रोजन अक्रिय गैस। खालिस्तान का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में। कुछ समझता ही नहीं है आदमी को, हंसता है तो हंसते ही रह जाता है। काय का उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। अल्प मात्रा में सूंघने पर लॉफिंग गैस, हंसते रहता ना आदमी तो लॉफिंग गैस। सेप्टी माचिस में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है? माचिस में नहीं तो लाल फास्फोरस। माचिस में काय का उपयोग किया जाता है? जो लाल पीला जो होता है वो लाल फास्फोरस। ओजोन कौन सी किरणों को रोकता है? अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणों को रोक देता है। इसका प्रयोग हवा शुद्ध करने, कीटाणुनाशक, खाद्य संरक्षण, कृत्रिम रेशम बनाने में प्रयुक्त किया जाता है।
अब अगला क्वेश्चन तीनों विश्व सुंदरियों से पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? जल्दी से जवाब देना, कोई भी जवाब दे देना, ठीक है? ब्यूटी पार्लर में बालों को विभिन्न आकार देने के लिए काय का उपयोग किया जाता है? ब्यूटी पार्लर में बालों को विभिन्न आकार देने के लिए काय का उपयोग किया जाता है? आप जाते ही नहीं हो। अरे कैसे? ऑप्शन नहीं है, उत्तर ही है एस, सल्फर का। काय का उपयोग? सल्फर। ट्रांजिस्टर, प्रकाश विद्युत सेल, सोलर सेल बनाने में काय का उपयोग किया जाता है? जर्मेनियम। जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर, प्रकाश विद्युत सेल, सोलर सेल बनाने में जर्मेनियम। मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम तत्व कौन सा था? किस तत्व का मानव ने सर्वप्रथम उपयोग किया था? ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। सबसे पहले किस तत्व का उपयोग किया था मनुष्य ने? हाँ, तांबा। यार कैसे भूल जाते हो? तांबे का सर्वप्रथम उपयोग किया ना मनुष्य ने, हमने सुना नहीं। मानव द्वारा निर्मित प्रथम तत्व कौन सा था? हाँ जी, वो है पोलोनियम। कौन सा है? पोलोनियम। और मैडम क्यूरी ने इसकी आविष्कार किया, ठीक। अब हम बात करते हैं अयस्क। ये पढ़ चुके हैं हम अभी, तो प्रमुख अयस्क देख लेते हैं। लोहे के अयस्क कौन कौन से हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ठीक है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम के क्या क्या बताए हमने? बॉक्साइट, कोरंडम, डायस्फोर और फेल्सपार। फेल्सपार, ये फेल्सपार आया था और किसी ने नहीं लिखा था। कैल्शियम के डोलोमाइट और जिप्सम। डोलोमाइट, जिप्सम। सीसा, सीसा का अयस्क कौन सा है? गैलेना। सीसा का गैलेना। सोना का सिल्वराइट, पारे का सिनेबार, चांदी का अर्जेंटाइट, टीन का कैसिटेराइट, हीरा किम्बरलाइट, जस्ता केमामिन, तांबा का क्यूप्राइट। तांबे का क्यूप्राइट। अब मिश्र धातु बताना है। कांसा, कांसा काय काय से मिलकर बनता है? कांसा, कांसा बनता है Cu पर Cu प्लस Sn, कॉपर प्लस लट्टी का इसे बोला गया है कांसा। पीतल का इसे बनता है, यह अक्सर पूछा गया है। पीतल, तांबा और जिंक, तांबा और जिंक। गन मेटल, गन मेटल, गन मेटल है ना, यह है कॉपर। Cu प्लस Sn प्लस Zn, Cu Sn प्लस Zn। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, ये अक्सर अब बिकने लग गया है ये, है ना। तो ये Cu Zn प्लस Ni, Cu Zn प्लस Ni। सोल्डर एक धातु है, सोल्डर, Pb प्लस Sn, फ्यूज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। Pb प्लस Sn। रोल्ड गोल्ड, कृत्रिम सोना जिसे कहते हैं, रोल्ड गोल्ड। कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, रोल्ड गोल्ड, है ना। कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, Cu प्लस एल्यूमिनियम। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, स्टील और स्टेनलेस स्टील। तो स्टील में क्या है? कार्बन, क्रोमियम, निकिल और लोहा। कार्बन, क्रोमियम, निकिल और लोहा। लोहे में मिलाया जाता है ये क्या क्या? निकिल, लोहा और निकिल, क्रोमियम और लोहा। नाइक्रोम में, नाइक्रोम, Fe लोहा, Mn निकिल और
क्रोमियम। क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है इसमें? जो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है तो इसमें क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील का देखो, फिर से पहले थोड़ा सा मिस हो गया था मैं से। लोहा, मैग्नीज, मैग्नीज Mn, मैग्नीज, मैग्नीज का उपयोग ही होता है लोहे को मजबूत करने के लिए, ठीक है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं मैग्नीज, क्योंकि इसका उपयोग काय में किया जाता है? लोहे को मजबूत करने के लिए। तो स्टेनलेस स्टील के घटक है लोहा, मैग्नीज, कार्बन और क्रोमियम। तो कठोरता प्रदान करने के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, लचीला बनाने के लिए कार्बन का उपयोग किया जाता है, और क्रोमियम का उपयोग काय के लिए? जंग रहित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे विस्फोटक पदार्थ, एक्सप्लोसिव, विस्फोटक पदार्थ। और सबसे पहला है गन पाउडर, गन पाउडर। और रोजर बैकन द्वारा इसका आविष्कार किया था, रोजर बैकन। बारूद जिसे बोलते हैं, ब्लैक पाउडर भी इसे बोलते हैं। और इसके महत्वपूर्ण घटक क्या है? गन पाउडर कैसे बनाया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चारकोल। पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चारकोल। फिर है गन कॉटन, गन क्रॉटन, ये भी एक एक्सप्लोसिव है और फ्रेडरिक सॉल्विन द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये एक ऐसा विस्फोटक है कि गीली अवस्था में भी विस्फोट हो जाता है और धुआं भी नहीं उत्पन्न होता। एक है डायनामाइट, डायनामाइट, इसका आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। और बड़े खुश हुए थे वो अल्फ्रेड नोबल महोदय जी डायनामाइट का आविष्कार करके? नहीं, उनको थोड़ा सा रंज था इस बात का कि मैंने ऐसा कोई आविष्कार कर दिया है जो दुनिया को तबाह कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उससे जो पैसा मिला था उससे एक ट्रस्ट बनाया और बोला कि ये वैज्ञानिकों को इससे पुरस्कार दिया जाए ताकि इससे बचने के उपायों का वो आविष्कार कर सके। डायनामाइट है ना। तो अल्फ्रेड नोबल ने जो कमाई हुई थी, उनको जो राशि मिली थी, वो उन्होंने एक ट्रस्ट को दी और वो अब क्या करता है? नोबेल पुरस्कार देता है। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। कैसे बनता है ये? नाइट्रोग्लिसरीन को अक्रिय पदार्थों में अवशोषित कर बनाया जाता है। एक है TNT, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, TNT, ट्राई नाइट्रो टालोइन। और फिर है TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। एक है TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, नोबल का तेल भी इसे बोला जाता है। एक विस्फोटक पदार्थ है RDX, RDX फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। हैंस हैनिंग ने खोज की, आविष्कार किया था इसका। किसने? हैंस हैनिंग। प्लास्टिक पदार्थ पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीयूरेथीन आदि से निर्मित किया जाता है और विस्फोटक क्षमता बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, Al चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक विस्फोटकों में सबसे शक्तिशाली जो है वो RDX है। और कैसा है ये? गंधहीन होता है, अचानक विस्फोट की संभावना इसमें ज़्यादा होती है। विस्फोटक क्षमता के आधार पर यदि इनको देखें तो बारूद सबसे कम, उसके बाद नॉन कॉटन, फिर डायनामाइट, फिर TNT, फिर TNP, फिर ING, उसके बाद TPG और सबसे अधिक विस्फोटक जो होता है वो होता है RDX, RDX, RDX। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हम। ओलियम क्या है या किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है? तो होता है H2SO4। बहुत ही शानदार। जल में सामान्य लवण के घोल में किसके आयन होते हैं? जल में
सामान्य लवण के घोल में किसके आयन होते हैं? तो सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। सोडियम के धनात्मक आयन, क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं, इसलिए इसका उपयोग खाने में नहीं किया जाता है। अब बताओ कौन सा वनस्पति तेल है, सोच के बताओ। क्या क्वेश्चन देखो, किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं? ऐसा कौन सा तेल है जिसे खाते नहीं है? दीक्षा भाई, जहां आपने हाथ लगाया है, नारियल का तेल। नारियल का तेल, इसे बालों में लगाते हैं, खाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसमें आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं। ठीक, फिर किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके CO2 बनाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या भरा हुआ रहता है उसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट, और जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं तो किससे क्रिया करके? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्रिया करके वो CO2 बनाता है। ठीक, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल मिलाने से सुरसुराहट फिज उत्पन्न होता है? सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल मिलाने पे? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। पादप वृद्धि नियामक तत्व, पादप वृद्धि नियामक तत्व जो अंगूर फल को बड़ा होने में सहायक होता है, वो है जिबरेलिक अम्ल। जिबरेलिक अम्ल। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल मूल रसायन माना जाता है? कौन सा अम्ल मूल रसायन माना जाता है? H2SO4। H2SO4। CO2 ऑक्साइड जल में घोलने पर कैसा विलयन देगा? सरल सा क्वेश्चन है। CO2 ऑक्साइड जल में घोलने पर कैसा विलयन देगा? तो अम्लीय। अम्लीय। पोटेशियम नाइट्रेट लवण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग काय में किया जाता है? बारूद के निर्माण में किया जाता है। पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन थे? पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन थे? HP सोरेनसन। ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7। अम्लीय व क्षारीय विलयन को पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर का। काय का? लिटमस पेपर का। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? लाल। अनिल, क्या याद करने का फार्मूला क्या है? अनिल अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और भस्म या क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? नीले। तो इसका सूत्र क्या है? छलनी। क्या है? छलनी। क्षार जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और अम्ल क्या करता है? अनिल। और क्षार क्या करता है? छलनी। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। और क्षार स्वाद में कैसा होता है? तीखा, कसैला, कड़वा। अम्ल क्षार के साथ मिलकर क्या बनाता है? लवण या लवण और जल। लवण तथा जल बनाता है। अम्ल में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन। अम्ल में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है? हाइड्रोजन, H2SO4। किस अम्ल को रासायनिक पदार्थों का राजा कहा जाता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण जिसके बगैर काम ही नहीं चलता, NaCl। नमक। डिहाइड्रेशन में प्राय किस पदार्थ की कमी हो जाती है शरीर में? जल की और
NaCl की, नमक की। इसलिए तो नमक और शक्कर का घोल देते हैं, नमक और जल की। अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन है? अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन है? वह नाइट्रिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये आया है क्वेश्चन, तो सही जोड़ी बनाने में ऑक्जैलिक अम्ल। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जैलिक अम्ल। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कपड़े पर स्याही के धब्बे अथवा जंग हटाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जैलिक अम्ल। सोना चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। तो देखा ना, फिल्मों में देखा होगा, शादी ब्याह हो रही थी, गहने दे दिए, फिर वो एक आदमी दांत से ऐसा उसको कुतरता है, फिर बोलता है ये तो नकली है। बोलते नहीं साहब, हमने असली लाए हैं। फिर बोलते बुलाओ उसको। एक चश्मे वाला दादा आता है, हाथ कांपते रहते हैं, उसमें डुबाता है, फिर देखता है, बोलते इसका तो कलर चला गया, नकली है। मतलब कौन सा अम्ल लाया था वो चेक करने के लिए? नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा वायु में किसकी उपस्थिति के कारण होती है? अम्ल वर्षा वायु में किसकी उपस्थिति के कारण होती है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के कारण। सिरका क्या है? सिरका मतलब सिर का नहीं बोला मैंने, सिर पर पहनने वाला कोई आभूषण नहीं, सिरका। तो सिरका क्या है? 5% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन, 5% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल कौन सा है? लकड़ी का भी भंजक आसवन होता है। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल है पायरोलिग्नियस अम्ल, पायरोलिग्नियस अम्ल। सोना किसमें घुलनशील है? एक्वा रेजिया अर्थात अम्ल राजा, एक्वा रेजिया या अम्ल राजा। अमोनिया गैस का स्वाद कैसा होता है? क्षारी, कसेला। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। जल में, शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर क्या होता है? शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर क्या बन जाता है? देखो, शुद्ध जल विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अम्ल मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? सुचालक बन जाता है। तो मित्रों, आज हमने विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाएं पढ़ी, TNT वगैरह, बारूद वगैरह पढ़ा। तो इसी तरीके से सार्थक पहल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सार्थक पहल की पहल अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।